अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान की और आज है जी 6 सितंबर और 6 सितंबर जैसे कि आप जानते हैं कि फौज का दिन होता है और 6 सितंबर मनाया जाता है पाकिस्तान में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, शायद मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि आज 6 सितंबर है और बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो 6 सितंबर सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है हमारी एजेंसीज और हमारी फौज खुद, और उसकी वजह भी आप सब जानते ही हैं। जिस तरह से इंटरफेयर किया जाता है पॉलिटिक्स में, हर चीज के अंदर, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो टाइम आ गया है कि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक हर खबर पहुंच जाती है। जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा, जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया, अब पब्लिक को मालूम है कि वो सब झूठ था, वो सब चूरन था। और अब ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक बात करने लगी है, बल्कि कुछ साल पहले से जो है वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी बात करने लगे हैं और पॉलिटिशियंस भी बोलने लगे हैं। और ऐसी ही एक वीडियो ख्वाजा आसिफ साहब की भी है, जो कि PMLN के मेंबर हैं। थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए, और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है। और जी, ये थे ख्वाजा आसिफ, जो एक बहुत ही बोल्ड किस्म की स्पीच कर रहे थे। खैर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ सालों के बाद ख्वाजा आसिफ को डिफेंस मिनिस्टर भी हमने बनते देखा, लेकिन हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो। लेकिन खैर कभी ना कभी जब ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, सच बोला और लोगों के सामने खड़े होकर असेंबली में उन्होंने ये स्पीच दी, और उसके लिए हम यकीनन उनकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि इस किस्म के सच बोलने से ही पाकिस्तान का कुछ भला होगा। एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। एक दफा ना ये रियासत, ये एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दिल गुर्दा करके बताए कि कर्नल शेर की कहानी आपको कैसे पता चली कि वो इतनी दिलेरी से लड़ा था। आप तो छोड़ आए थे। बुक्स मौजूद हैं जिसमें आपने मेंशन कर दिया हुआ है कि जी आपकी कोई सप्लाई लाइन ही नहीं थी वहां खाने के लिए। उसके पास 24 घंटे में 1 चम्मच चीनी से ज्यादा का मटेरियल नहीं था। उसने तो अपने सारे जवानों को कह दिया कि वापस चले जाओ, मैं इधर खड़ा रहूंगा। उसकी दिलेरी की कहानी आपको ब्रिगेडियर बाजवा ने बताई, जो इंडियन साइड से लड़ा था। एक सिख ने कहा कि कर्नल शेर बहुत दिलेर आदमी है, तो आपने उसको ओन किया। सोचे वो उसकी बॉडी ना वापस करते, आज आपके पास कर्नल शेर की यादगार होती। आप तो अपने 2000 फौजी को कारगिल में मरने के लिए छोड़ आए, आज आप हमसे कह रहे हैं इनकी यादगारों को ना नुकसान पहुंचाओ। बिल्कुल इनकी यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचा। जिन्होंने इनकी यादगारों पे अटैक किए उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए। पर एक बार ना मुशर्रफ को भी मेरी तरफ से कब्र से निकाल के ट्रायल करें उसका, जो उनको सियाचिन में छोड़ कर आया था। उनको आप गॉड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर देते हैं। यार ये क्या बेहूदगी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे अगर अभी कर्नल शेर को भी ओन करना है, आप यकीन कर, मुझे दुख होगा कि कल लोग कर्नल शेर को भी गाली दे रहे होंगे इसी नैरेटिव के जरिए कहेंगे झूठा। आपके जो असल हीरोज हैं उनको भी इसी वजह से गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि आप कल्प्रेट्स को सजा नहीं देते। सारे कल्प्रेट्स आपने निकाल दिए। आज आपको याद है MM आलम का जहाज जला दिया, बहुत दुख की बात है। तो MM आलम की भी पूरी तारीख बता दें कि उसको 71 में जहाज क्यों नहीं दिया लड़ने के लिए। वो टीवी पे आता था, आप उसे बोलने नहीं देते थे। अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं ना, तो जिनको आप हमारा हीरो बना रहे हैं, हमें फिर उन हीरोज की कहानियां भी पूरी सुनाएं। जी, तो आपने देखा पाकिस्तान की पब्लिक अब बोल रही है, पाकिस्तान की पब्लिक अब खुल्लम खुल्ला बोल रही है। और अब एक ही तरीका रह गया है, और वो ये कि इन लोगों को ठीक होना पड़ेगा। इन लोगों से मेरा मतलब है कि एजेंसीज को
اور जो आर्मी है, जिसमें आर्मी में जो लोग यानी करप्ट हैं, जो लोग गड़बड़ करते हैं, उनको सही होना होगा, इसलिए कि अब पब्लिक चुप बैठने वाली नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी लोगों को उठा के ले जाएं, जेल में डाल दें, मारें पीटे, जान से मार दें, लेकिन 25 करोड़ लोगों का आप कुछ नहीं कर सकेंगे। 25 करोड़ लोगों को आप नहीं मार सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने, 5-10 हजार लोगों को मार देंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर ये कि अपने आप को ठीक कर लें, फौज तो ही बेहतर होगा, एजेंसीज अपने आप को ठीक कर लें तो ही ठीक होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं, यानी कि जनरल आसिम मुनीर, जी हाँ, वो उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो इकोनॉमी को ठीक करूंगा, इकोनॉमी के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कराची में, जैसे मैंने आपको कल भी जो है बात की थी, कि कराची में उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा जी करप्शन को रोकेंगे, स्मगलिंग को रोकेंगे। जी करप्शन और स्मगलिंग तो सबसे ज्यादा असर आपके ही लोग कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, आसिम मुनीर साहब, आपको आपके ही नाम के एक आसिम सलीम बाजवा अगर याद हो, और इसके अलावा बेशुमार दूसरे, जनरल अफजल और जनरल बाजवा और ये वो कई लोग ऐसे हैं आपके यहाँ जो कि करप्शन जिन्होंने की है, पैसा बनाया है और उसके बाद 9 तो 11 हो गए हैं। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये जो कह रहे हैं कि आप स्मगलिंग और करप्शन और इस तरह की लूट मार को रोकेंगे, तो आप पॉलिटिशियंस के बजाय अगर ये सिलसिला कहते हैं ना, अपना घर पहले साफ कीजिए। तो अगर आप ये चीजें आर्मी के अंदर से शुरू करेंगे, एजेंसीज के अंदर से शुरू करेंगे, जो करप्ट आपके ऑफिसर्स हैं जो पैसा बना के भाग गए हैं, जिसमें कई नाम है और कई नाम तो मैं बार बार अपने चैनल पे भी बता चुकी हूँ। आसिम सलीम बाजवा है, कमर जावेद बाजवा हैं, जनरल अफजल हैं और कई दूसरे बाकी लोग भी नाम बता रहे हैं। लिस्ट आपको यकीनन आपके पास होगी, ऐसा नहीं कि लिस्ट आपके पास नहीं होगी। तो सबसे पहले उन लोगों को सजा दीजिए, सबसे पहले उन लोगों को रोकिए, उन लोगों को जो सजा बनती है वो सजा दीजिए। उनके उनके पास से लूटा हुआ जो पैसा है पाकिस्तान का, वो वापस लाइए और फिर बात कीजिए कि आप आम आदमी या आप जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर आप हाथ डालेंगे या उनके साथ आप जो है वो रोका जाएगा स्मगलिंग को और करप्शन को। इसलिए कि सबसे ज्यादा तो सर आप ही के लोग करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, 9 तो 11 हो जाते हैं, ये भी सभी को मालूम है। ईरान की तरफ से भी जी स्मगलिंग को कहा जा रहा है कि जी रोका जाएगा, वहां से जो फ्यूल आता है या वहां से ऑयल आता है या दूसरा सामान आता है उसको रोका जाएगा और ये करप्शन जो है ये पाकिस्तान के लोग रोकेंगे और तभी जो है वो सिलसिला जो है वो सही होगा। से डॉलर प्राइस थोड़ा नीचे गया है, अब मालूम नहीं उसका क्रेडिट किसको देना है, लेकिन बहरहाल ये कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमी को ठीक किया जाए। अगर ये काम भी आर्मी नहीं करना है तो ये पॉलिटिशियन किस मर्ज की दवा है। आर्मी चीफ का जो है वही हर चीज करेंगे, तो फिर ये जो आपने पपेट्स बिठाए हुए हैं असेंबली के अंदर जो आपकी मर्जी के बगैर चीख भी नहीं मार सकते, इनको बिठाने का क्या जरूरत थी। इनको फिर रहने देते, घर पे ही रहते और आप ही लोग सारा कुछ, सारा सिस्टम पाकिस्तान का जैसे पीछे रह के चलाते हैं उसी तरीके से सारा सिस्टम आप सामने रह के चला लेते। लेकिन खैर बात करेंगे हम एक बार फिर 6 सितंबर की, और 6 सितंबर के मौके पर हमारे आजकल के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये है कि सबसे पहले तो खैर उन्होंने सलाम पेश किया तमाम फौजियों को और उसके बाद उनका कहना ये था कि जी हर बार हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबला किया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। मतलब ये कि इनको अभी तक मुझे लगता है कि इन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया और ये अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक्स जो इन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ी होंगी उसी का सबक जो है ये हर जगह आकर बोल रहे हैं और शायद यही वजह है जो इन्होंने ये बात की है। वरना शायद इन्हें मालूम होना चाहिए कि सारी जंगें हमने शुरू की थी और उसके बाद मुंह की खा के भारत नहीं हम गए थे। तो ये बात अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है अगली बार हमें मुंह की ना खानी पड़े। लेकिन बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बार फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का, एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होने का और एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही अपने आप को इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो इंस्टॉल किया गया इनको वो सबूत देते हुए इन्होंने एक बार फिर ये तकरीर की आज। और इनका कहना ये है कि जी भारत को जो है ना वो मुंह की खानी पड़ी। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है सर। लेकिन बात सारी ये है कि आप जरा ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुन लीजिए और ख्वाजा आसिफ के साथ कई दूसरे लोग जो हैं उनको भी सुन लीजिए। अब तो इमरान खान साहब ने भी सच बोलना शुरू किया था और जैसे ही खान साहब ने सच बोलना शुरू किया खान साहब जो हैं वो अंदर हो गए, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं।
ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی برطانیہ کے نکمے نوجوانوں میں پاکستانیوں کی اولاد کا تناسب سب سے زیادہ ہے. یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں، یو کے میں لوگ رہتے ہیں، ان میں پاکستانی جو ہے، پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے وہ سب سے نکمی بتائی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے جی، ایک سروے کیا گیا ہے اور اس سروے میں یہ بتایا گیا. اب کہاں تک صحیح ہے یہ تو خیر آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں، اور نظر ہی آ رہا ہے کسی کو کوئی خاص میرے خیال اس میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ واہ واہ جی ایسا کیسے. ساتھ ساتھ جی جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں. ان کے اس بیان کو اس طرح سے بھی کل لگایا گیا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ نکمی ہیں، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن بعد میں جو میرے خیال ہے انہوں نے یو ٹرن مارا، یا پتہ نہیں انہوں نے بات ہی ایسے کی کہ بعد میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی نکمی ہے، کسی کو کوئی کام نہیں آتا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. خیر یہ تو ہم بھی بہت بار کہہ چکے ہیں، لیکن بات ساری یہ کہ آپ ان اچھے برے لوگوں کو کام کرنے دیں گے تب نہ. بار بار تو آپ اپنی خدمات لے کے سامنے آ جاتے ہیں. سر ادھر بارڈر پہ دیکھیے، جا کر افغانستان کی سائڈ پہ دیکھیے، وہ ٹی ٹی پی والے روز آ کے تماشا کر کے جا رہے ہیں. آپ کو وہاں دیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو یہاں پر آ کے اکانومی پہ بھاشن دینے چاہیے. لیکن خیر کیا کیا جائے جی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کل جیبیں گرم نہیں ہو رہی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ مشکل تو پڑ ہی رہی ہوگی نا. جب پیسہ نہیں آئے گا کنٹری کے اندر تو پھر یہ لوگ بھی کیسے اپنے کارنر کے پلاٹ اور یہ وہ جو کچھ لیتے ہیں وہ کس طرح لیں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پریشانی میں اب یہ قدم اٹھایا ہوگا. خیر ہم بڑھتے ہیں آگے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جی یہ بتایا جا رہا ہے گندم پاکستان میں اکثر ایک جو ہے اس کا مسئلہ بنا رہتا ہے. اور یہاں پر جو خبر میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کے سرکاری گوداموں سے 2,66,453 گندم کی بوریاں غائب ہیں. جی ہاں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کے سرکاری گوداموں سے یہ ایک بڑی تعداد میں گندم کی بوریاں جو ہے وہ غائب ہو گئی ہیں. تو یقیناً سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ سندھ میں گورنمنٹ ہے جی پیپلز پارٹی کی. تو یقیناً بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو یہ بات چیک کرنی چاہیے، اور وہی بتا سکیں گے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ تماشا چل کیا رہا ہے. تھوڑی سی فلمی بات بھی کر لیتے ہیں جی بالکل. اور یہ دیکھیے، یہ آر مادھون، میرے خیال ایسے ان کا نام لیتے ہیں، پریزیڈنٹ آف دا فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بن گئے ہیں. جی ہاں، یہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، اور یعنی کہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ کے. اور ان کی پکچرز آئی ہیں جی مودی جی کے ساتھ، اور بڑے خوش لگ رہے ہیں دونوں، اور اچھا لگا. سے ہمارے بڑے فیوریٹ ایکٹر ہیں، میں نے ان کی کئی موویز دیکھی ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور یقیناً اگر ان کو بنایا ہے پرائم منسٹر مودی نے تو یقیناً کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا، اور یقیناً ہوپفلی یہ کچھ اچھا کام کریں گے فلم انڈسٹری اور ٹی وی کے لیے. ہم آگے بڑھے اور جی ہم یہ بتا دیں کہ جی یہ ہے جی پرویز خٹک صاحب. جی ہاں، ہمارے اور آپ کے سب کے جانے پہچانے پرویز خٹک صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تمہیں فرق ضرور پڑے گا. یہ کہنا ہے جی پرویز خٹک صاحب کا عمران خان صاحب کو، کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں فرق ضرور پڑے گا. یہ پرویز خٹک صاحب وہی ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے، جب تک عمران خان کی حکومت رہی، انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنایا تھا. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ان کے بہت سے ریلیٹیوز جو تھے ان کو بھی اسمبلی تک پہنچایا تھا. اور اب جیسے خان صاحب پہ تھوڑا برا وقت آیا ہے تو سب سے پہلے بھاگ جانے والوں کی لسٹ میں پرویز خٹک صاحب کا بھی نام ہے. پرویز خٹک صاحب نے اپنی نئی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی ہے، اور بہت سے لوگ جو عمران خان کے ساتھ تھے وہ آج کل پرویز خٹک صاحب کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں. ہم بات کریں گے ایک بار پھر چودھری پرویز الہی کی، جو کہ عمران خان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ 14 ڈیز کا ریمانڈ ان کا مل جائے. ابھی تک ویسے پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اسپیچ نہیں کی، انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے یا پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. میرے خیال ہے جس دن وہ یہ کہیں گے اس دن ان کی جو ہے جان بچے گی اور وہ اپنے گھر آرام سے جا سکیں گے، لیکن ابھی تک وہ یہ بات مانتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں عقیل ڈھیڈی ایسا کچھ نام ہے ان کا. جی بالکل یہ جی بزنس کمیونٹی سے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کسی بھی
सियासी जमात यानी पॉलिटिकल पार्टी के गैर मुखलिस होने के ऊपर बात नहीं की। लेकिन अब ये बात कहाँ से निकली, कैसे निकली, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे अगर वो वीडियो शेयर कर दी जाए जिसमें कि आर्मी चीफ बिजनेस कमेटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो शायद लोगों को यकीन आ जाएगा उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की। अब जबरदस्ती कहने से क्या होता है। बहरहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि गरीबों के लिए साइकिल खरीदना भी एक ख्वाब बन गया है, और साइकिल की जो कीमत है पाकिस्तान में वो 100% यानी कि 100% प्राइस जो है वो साइकिल की बढ़ चुकी है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो बेचारे मजबूर हैं और वो साइकिल भी नहीं ले पा रहे। अब अगर किसी को ये भी नहीं तो जाहिर अब कहेंगे कोई बात नहीं बेटा पैदल चला करो, पैदल चलने से वेट भी कम होता है, सेहत भी अच्छी रहती है। शायद अब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे जो कहना चाहिए कि जो हमारे पॉलिटिशियंस और एस्टेब्लिशमेंट है, शायद अब वो लोगों को यही मशवरा देंगे कि जी आप पैदल चला करें, पैदल चलने से सेहत अच्छी होती है, वेट भी कम होता है, और ये तो खैर होना ही चाहिए कि आप लोग वॉक करें। तो इसके लिए जी साइकिल खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं है। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर के खाने किस कदर बुरी तरह से और कितने गंदे तरीके से कभी-कभी बनाए जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घर में जो पक्के है वही खाइए, और अगर बाहर कुछ खाना है तो किसी स्टैंडर्ड की जगह पे खाइए, वरना आपको इस किस्म के खाने भी मिल सकते हैं जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये बता दें कि जी DGISI जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमेशा से एक जो है एक मसला रही है पाकिस्तान में, हमेशा से उसके ऊपर बड़ा हंगामा रहा है। और एक बार फिर ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI के ओहदे पे 1 साल की एक्सटेंशन मिलने का इम्कान है। ये जी बताइए, भी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट यानी कि कामरान खान साहब इस किस्म की न्यूज लाते हैं। तो कामरान खान साहब का कहना ये है कि जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI के ओहदे के ऊपर या DGISI की पोस्ट पर 1 साल की एक्सटेंशन मिलने का इम्कान है। वरना उससे पहले तो खैर डिफरेंट नेम्स आ रहे थे, कभी किसी का कहते थे, कभी किसी का कहते थे, बना रहे। और नदीम अंजुम साहब भी वही हैं जिनको के इमरान खान साहब नहीं लाने वाले थे, और इमरान खान साहब नहीं लाना चाहते थे, मगर फिर भी इनको जो है बाजवा साहब लेकर आए, और इसी किस्म के तमाशे जो हैं वो चलते रहे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर यही बताया जा रहा है कि यानी कि आपने उस वक्त भी देखा कि उस वक्त इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी नहीं चली, बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जिसको लाना चाहते थे वही लाए बनाकर DGISI जिसको वो चाहते थे। बहरहाल एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि इनको 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो मिलने का इम्कान है। अभी तक DGISPR या ISPR की तरफ से इस बारे में कोई बात या कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन बहरहाल ये बात जो है वो मुसलसल की जा रही है। ये तो खैर फिर वो साइकिल का ही लिया है, लेकिन खैर हम यहाँ से आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अबे कमीनो, मुझे तो रॉकेट गिर गया। ओके तुम टेंशन लो, रॉकेट गिर गया तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे अंदर शक्ति आ चुकी है, अब तुम खुद चांद पर जा सकते हो। अच्छा, मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मैं खुद उड़ सकता हूँ उस्ताद। हाँ तुम टेंशन लो, मैं तुम्हारी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तुम 15 मिनट के बाद चांद पर पहुँच जाओगे।
उस्ताद, अगर मिशन फेल हो गया तो निजाम का क्या बनेगा? नहीं, मैंने इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है, वो जरूर चांद पर पहुंचेगा। उस्ताद, इंडिया वालों को लगता था हम चांद में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम चांद पे पहुंच के दिखाएंगे इनको। जी, हाँ नसीब, आप कहाँ पहुंचे? उस्ताद मैं जमीन से 14,000 फुट ऊपर आ चुका हूँ, मेरा दम घुट रहा है उस्ताद। नसीब, थोड़ा और सब्र करो, तुम चांद पे पहुंचने वाले हो। उस्ताद या तो मुझे एक सैटेलाइट नजर आ रही है, क्या करूँ इसका? वो चाइना की सैटेलाइट है, तुम उसको छोड़ो, तुम आगे बढ़ते रहो। अरे यार मैं तो किसी और दिशा में आ गया हूँ, या तो हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ जमीन काली जमीन है, अब क्या करूँ? अरे पागल, तू तो नरक पहुंच गया। ये जो दाएं वाला रास्ता जाता है सीधा चांद पर जाता है, वो लो। उस्ताद ये मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा है, मैं पहले नीचे था फिर दोबारा से ऊपर जाऊंगा। यार नदीम साइदान, आपने तो मुझे गलत रास्ता बताया, आप रास्ता दोबारा से चेक करके मुझे बताओ ताकि मैं वापस जा सकूं। 1 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ। अरे यार, मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया। तुम ऐसा करो, पहले नरक जाओ, नरक के बाद वो प्लॉट हो जाओ, वहाँ से एक कच्ची रास्ते निकलती है, वो सीधी चांद पर पहुँचती है। नदीम साइदान, आपने मुझे अभी सही रास्ता बताया ना, अभी मुझे चांद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी, तो ये थे पाकिस्तान के कुछ लोग जो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन वो इम्प्रेस हैं। पाकिस्तान जो है उसमें बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इंडिया के मून मिशन से बहुत इम्प्रेस हैं, और ये भी कुछ उन्हीं में से मुझे लोग लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने ये भी डिसाइड किया है कि जी अब ये किया जाए कि कम से कम जो है वो 5,000 का नोट बंद कर दिया जाए। और उनका ख्याल है कि 5,000 के नोट पे पाबंदी लगाएंगे तो जो लोगों ने घरों में पैसा छुपा रखा है वो बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस पे अमल करता है या नहीं करता। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे मुल्ला इन साइंस। जी हाँ, और उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे क्रिकेटर्स भी किस तरह से मजहबी हो गए हैं। यानी जो भी रिटायर होता है वो ये लंबी दाढ़ी और अजीब सी शक्ल बना के घूमते हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।